बट साहब आज हमें ये बताएं, नॉर्वे या स्वीडन, कौन सी कंट्री बेटर है? अच्छा, नॉर्वे और स्वीडन का कंपैरिजन करें कि दोनों कंट्री बहुत अच्छी हैं। लेकिन इन सब दोनों की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। अगर हम सिर्फ स्वीडन की बात करें ना, कि स्वीडन एक बहुत अच्छी कंट्री है। अब किस तरह ये अच्छी, मतलब इनके अब बात करते हैं हम रिसोर्स ऑफ इनकम क्या है इन कंट्री को लेके, ठीक है। अब स्वीडन इनोवेशन के अंदर बहुत अच्छा है, मुख्तलिफ किस्म की इनोवेशन। जैसे आप बात करो स्कैनिया की, जो ट्रक वगैरह बनाते हैं, वाल्वो हो गया, इकिया हो गया, एच एन एम हो गया, स्काइप होगी। अब इनका जो इनकम सोर्स है स्वीडन का, ये इनकी इनोवेशन से है। उसके अलावा जो फाइटर जेट हो गए, स्वीडन बहुत अच्छे बनाता है। उसके बाद वेपन्स में स्वीडन बहुत अच्छा है। तो उन्होंने ये मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें बनाई हुई, इनोवेशन की है, जिससे ये मुल्क अपना पैसा जनरेट करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नॉर्वे की बात करोगे, नॉर्वे का जो मेजर इनकम सोर्स है ना, वो है तेल के ऊपर। शायद आप लोगों को इतना पता ना हो कि नॉर्वे का जो कह लो कि मेजोरिटी जो उनकी इनकम है वो सारी तेल के ऊपर है, और नॉर्वे एक बड़ी रिच कंट्री है। और उसकी जो मेजोरिटी कमाई है वो तेल की है, ठीक है। इनोवेशन में कोई इतना ज्यादा नॉर्वे आगे नहीं है। अब बात करते हैं महंगाई को लेके। नॉर्वे एक महंगा मुल्क है। अगर आप कंपेयर करो स्वीडन से, तो नॉर्वे अच्छा खासा महंगा मुल्क है। लेकिन नॉर्वे के लोग ये कहते हैं कि वी आर रिच, वी डोंट केयर अबाउट एक्सपेंसिव स्टफ। अब क्योंकि उनके पास पैसा है, तो उस चीज़ों को, उनकी जो सैलरी अगर कंपेयर करोगे स्वीडन से, तो उनकी 15 से 20% 25% सैलरी ज़्यादा है नॉर्वीजन की, ठीक है। अब वहाँ पे वो एक्सपेंसिव है। अब इतने एक्सपेंसिव है, आप अंदाज़ा लगा लो। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि नॉर्वे और स्वीडन का एक बॉर्डर है, जो इनका आपस में बॉर्डर लगता है ना, वहाँ पे स्वीडन वाली साइड पे मुख्तलिफ शॉप्स बनी हुई हैं। वो क्लॉथ की शॉप है, ग्रासरी शॉप है। तो जो उस बॉर्डर के पार रहते हैं नॉर्वे में लोग, वो वीकेंड पे आते हैं अपनी गाड़ियों पे, स्वीडन के अंदर से शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग करने के बाद वो इकट्ठी बल्क में शॉपिंग करेंगे और वो नॉर्वे ले जाएंगे। क्यों? अगर वो नॉर्वे से बाय करेंगे तो उनने जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, ठीक है। कंपेयर टू स्वीडन, नॉर्वे अच्छा खासा चीप है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो हेल्थ की, तो वो सेम है। जॉब्स के हवाले से, लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से, दोनों एक सी कंट्री हैं, ठीक है। कोई इतना खास फर्क नहीं है। उसके अलावा बिजनेस में अगर देखें, तो बिजनेस भी दोनों में एक जैसा ही है। अब जितना पैसा स्वीडन में कमा सकते हो, वहाँ वहाँ भी कमा सकते हो। वहाँ पे थोड़ी बहुत ये चीज़ है कि यहाँ पे जो अरबिस गिरा आप देते हो, ये थोड़ा सा ज्यादा है। नॉर्वे के अंदर अरबिस गिरा, यहाँ पे अगर जो स्वीडन में सुनने वाले हैं, तो अगर आप किसी की सैलरी पे करते हो ना, सिर्फ सैलरी जनरेट करने का, पे करने का 31.4 टू समथिंग पे करते हो अरबिस गिरा, जो नॉर्वे में कदरे कम है। तो ये अरबिस गिरा मेरे नज़दीक ज़्यादा से कम होना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो जनरेट कर सको, जॉब्स क्रिएट कर सको। उसके अलावा अगर हम बात करें वर्क वीज़े को लेके, क्योंकि कुछ लोगों को ये सवाल होता है कि वर्क वीज़ा जो माइग्रेट करना चाहते हैं। अब स्वीडन का ये इजी सिस्टम है माइग्रेशन का। सब पहले तो हद से ज़्यादा इजी था, ठीक है। अभी भी इस तरह के, अगर उन्होंने थ्रेश होल्ड तो बढ़ाया, सैलरी की रिक्वायरमेंट बढ़ाई है। लेकिन अगर आप बेशक मास्टर पे हो और आप डालते हो जॉब क्लीनिंग की, किसी ड्राइवर की, टैक्सी ड्राइवर की, गुड्स की, अगर कोई गाड़ी आपने चलानी है, तो आपको टर्म एंड कंडीशन अगर पूरी है, अगर आपकी कंपनी जो है वो वर्थ रखती है, और आपकी सैलरीज पूरी वो रिक्वायरमेंट दे रही है, जितनी सैलरी की रिक्वायरमेंट 28,480 अगर वो आपको दे रही है, तो आपको वीज़ा लग जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जो नॉर्वे है उसके अंदर जो आप जॉब कर रहे हो, आपकी एजुकेशन भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इकोनॉमिक्स की आपने स्टडी की हुई है और आप टैक्सी ड्राइवर पे वर्क वीज़ा डालना चाहते हो, तो नॉर्वे में ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं वर्क वीज़ा आपकी स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, अब हर कोई वीज़ा वर्क वीज़ा नहीं ले सकता। अगर आपकी जॉब आपसी स्टडी से रिलेट करेगी, तभी आप वर्क वीज़ा ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो इसके अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये एक सी कंट्री है, उनके जो लॉ वगैरह हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्वीडन अगर कोई लॉ इंप्लीमेंट करता है, नया लॉ भी लाता है, तो नॉर्वे उसे फॉलो अप पे अपने मुल्क में भी ले आता है, ठीक है। अब इनकी बहुत सारी सिमिलरिटी आपस में मिलती हैं। तो इसके अलावा कोई इतना मेजर पॉइंट नहीं है कि जो आपको इसमें डिस्कस किया जाए। अगर आप दोनों में से कहीं भी आपको चांस मिलता है, अगर आप जाना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो स्टडी वीज़े के तौर पर या वर्क वीज़े के तौर पर, तो आप दोनों में से कोई भी कंट्री चूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बड़ी, जो ईयू के लोग रहते हैं जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, वो स्वीडन में आके काम कर सकते हैं। अगर कोई ग्रीस से मूव होना चाहता है, कोई स्पेन से मूव होना चाहता है, कोई पुर्तगाल से, वो आप स्वीडन आपको अलाउ करता है काम करने के लिए, लेकिन नॉर्वे आपको अलाउ नहीं करता। तो अगर कोई बंदे का ये जिन में है कि उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी है किसी भी मुल्क की, और वो नॉर्वे जाना चाहता है, तो नॉर्वे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आप स्वीडन आपको एक्सेप्ट करता है। अगर आपका मूव होने का मूड है, तो नॉर्वे आपके पास, स्वीडन आपके पास ऑप्शन है, नॉर्वे आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नॉर्वे में ठीक है, सैलरीज अच्छी हैं वहाँ पे, लेकिन
नॉर्वे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं। बट सब कल्चर तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों कंट्रीज हाँ, का। दोनों ऑलमोस्ट। सही सही, चलें बट साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं।